हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम लोग करने वाले हैं सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर सेक्शन ए डिस्कस करने वाला हूँ और सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए सेपरेट वीडियो आएगी, कल या परसों में आपको मिल जाएगी। और उसका रीज़न ये है कि कंप्लीट पेपर एनालिसिस करने के बाद ये कंक्लूजन है कि एमसीक्यूज़ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। हमारा जो सेक्शन ए है नो डाउट बहुत आसान है, आपके नज़रिए से ही कह रहा हूँ। हमारे पास 20 क्वेश्चन गिवन है, उसमें से 16 हमें करने हैं, 4 छोड़ने हैं। तो 4 क्वेश्चन तो टफ मैं मान के चलता हूँ मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उनको आप लोग छोड़ दोगे तो 16 में से 16 क्वेश्चन आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो सेक्शन ए में, काफ़ी आसान है। बट प्रॉब्लम आ रही है सेक्शन बी और सेक्शन सी में। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी थोड़े से आपको हाई लेवल के या फिर टफ लग सकते हैं अगर आप एमसीक्यूज़ को अभी भी लाइटली ले रहे हो तो। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है बच्चों को आने वाली है वो टाइम मैनेजमेंट पे आने वाली है। 1.5 घंटे का हमारे पास पेपर रहने वाला है और वहाँ पे सेक्शन बी और सेक्शन सी में अगर आप उलझे रह गए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और सैम्पल पेपर इसलिए गिवन रहते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो यही मेंटेन करा जाएगा जो ओरिजिनल पेपर हमारे पास मिलने वाला है। तो सैम्पल पेपर को बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। कंप्लीट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सारे के सारे अच्छी तरीके से करो, बार बार करो, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस तरीके का लेवल रहने वाला है। और उसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। एक तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं वो तो हैं ही हैं। और एक और बात, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल, अगेन बात कर रहा हूँ, इनके जितने भी एमसीक्यूज़ है आप लगा लो, जहाँ से भी हो सकता है वहाँ से कलेक्ट करने का शुरू करो क्वेश्चंस को। और उसके बाद एडुकार्ट या ओसवाल की कोई भी एमसीक्यूज़ की बुक ले लो और उसको सॉल्व करना शुरू करो। तो सबसे पहले आरडी और आरएस करना मस्ट है, क्योंकि उसके डायरेक्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, सेक्शन ए, बी या सी किसी में से भी पिक कर लो, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ना कुछ दिए हैं जो कि मैच कर रहे हैं एग्जैक्ट। और वही एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है हमारे पहला बोर्ड में, वहाँ पे भी मैंने डिस्कस कर रहे हो। तो कुछ आध क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, कुछ के कॉन्सेप्ट मैच कर रहे हैं, बट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके मिल सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है। सेक्शन बी और सेक्शन सी आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना है। बट फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन ए की, जो कि काफ़ी आसान है। जो भी टफ क्वेश्चन है मैं वहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से उसे सॉल्व करना है, तो आपको वो चीज़ें भी अच्छे से नोट डाउन करनी है। क्या पता वही तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के सेक्शन ए का जो सबसे पहला क्वेश्चन है। और अगेन बता दूं, यहाँ पे हमारे पास 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ऑप्शन में हमारे पास 16 हमें करने हैं, एक एक मार्क्स का। तो 16 मार्क्स का कुल मिला के सेक्शन ए रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने नजर आ रहा होगा, और अगर इसकी पीडीएफ आपके पास नहीं पड़ी है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। अब देखो, जिन बच्चों को प्राइम नंबर और कंपोजिट के बीच में डिफरेंस नहीं पता वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, है ना, फैक्ट है जी। तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर और कंपोजिट की डेफिनेशन है वो लिख लो। और बार बार मैं ये कहता हूँ कि डिवाइड करने वाली चीज़ जो डेफिनेशन होती है प्राइम नंबर की, वो भूल जाओ। आप लोगों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन अब ये याद रखनी है, ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे क्या होता है, प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को कहेंगे जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। फैक्टर का मतलब जो उसको डिवाइड करे। जैसे मेरे पास 2 है, तो 2 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, अगर मैं इसको लिखूँ 2 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, एक तो 1 कर रहा है और एक खुद 2 कर रहा है। तो इस 2 के कितने फैक्टर आए, 1 आए और 2 आए, तो यानी गिनती में कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब ये 2 क्या है, ये प्राइम नंबर है। और ये कैसा प्राइम नंबर है, लीस्ट है। देखो 1 क्या होता है ना, 1 हमारे पास ना इसकी डेफिनेशन में फिट करता है ना इसकी डेफिनेशन में, भी बताऊंगा। तो अभी फिलहाल आप ये मान कर चलो ये 2 है, ये लीस्ट प्राइम नंबर है। यहाँ पे हमसे मांग रहा है लीस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो हमें बताना है। तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, इतनी चीज़ हमें पता चल गई, डेफिनेशन मैंने लिखी है, नोट डाउन जरूर कर लेना। कंपोजिट का कहता है वो सारे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिलेंगे वो सारे कंपोजिट की डेफिनेशन में जाएंगे। अब देखो 1 की बात करता हूँ, मैं 1 की बात कर रहा था। अगर आप 1 के फैक्टर ढूंढने जाओ तो इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर निकलेगा, कौन, 1। यानी कि सिर्फ 1 है जो इसको डिवाइड कर रहा होगा। ये मत कहना 0 इसको डिवाइड करेगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है ना, ये गलती नहीं करनी है। तो 1 का फैक्टर कौन है, 1 है, यानी कि सिर्फ एक ही है। अब प्राइम में मैं कह रहा हूँ 2 फैक्टर होने चाहिए, यहाँ पे कह रहा हूँ 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। ना ये पहली डेफिनेशन में जा रहा है ना दूसरी में जा रहा है। तो इस वजह से 1 ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर हो सकता है। तो ये आपका एक मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है, 1 इज़ अ प्राइम और नॉट। तो हमेशा लिखना 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। अब देखो कंपोजिट होता क्या है, कंपोजिट कहाँ से शुरू होंगे और सबसे लीस्ट कौन होगा। देखो 1 नहीं है, 2 प्राइम है,
3 भी प्राइम है। 4 से शुरू करो, 4 के मेरे पास कितने फैक्टर्स होंगे, 4 का 1 फैक्टर होगा, 2 होगा और खुद एक 4 होगा, तो कितने फैक्टर आ गए इसके, 3 फैक्टर आ गए, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए। तो 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन आया, 4 आया, और लीस्ट प्राइम नंबर कौन आया, 2 आया। तो 2,4 के लिए हमें काम करना है, 2,4 के लिए हमें काम करना है। अब देखो इसने रेशियो जो माना है ना, ध्यान से रखना, पहले एलसीएम रखने फिर एचसीएफ रखने, गड़बड़ मत करना, पहले एचसीएफ मत रखना, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो पहले एचसीएम। अब देखो 2 और 4 का मुझे एलसीएम पता है कितना होता है 4, और इनका एचसीएफ पता है कितना होता है 2। इसको डिवाइड करूंगा 2/1, यानी कि 2:1 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीज़ें आपने नहीं करी, ये कॉन्सेप्ट पता है आपको, एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है। दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है बच्चों को कि प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, बार बार बताया जाता है, अगेन भूल जाते हो। तो इसको नोट डाउन कर लेना काफ़ी अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन 5x + 7y = 3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k। ये मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, कह रहा है के की वैल्यू निकालो जिससे कि इसका जो लाइन है, ये दोनों लाइन है जो कोइंसाइड कर जाए। अब लाइन कब कोइंसाइड करती है, यहाँ पे आपको टेबल नजर आ रही होगी 3, ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसको याद कर लो बहुत अच्छी तरीके से, इसी से क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कब होता है, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं, और उसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन सिंपल सी है, a1/a2 यानी कि 5/15 = b1/b2 यानी कि 7/21 = c1/c2 यानी कि 3/k। अब इसमें से कुछ भी ले लो आप इस वाले को ले लो, 5 3 × 15, ये कितना है 1/3 = कितना, इसके बराबर है ना 3/k के बराबर। तो k = 3 उधर जाएगा, 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो आप इसको भी ले सकते थे, इसको और इसको मैंने ले लिया, तो किसी को भी लो, k की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगी। तो इस वजह से ये मेंटेन रहेगा क्या, रेशियो 1/3। तो k = 9 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है ना, जस्ट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए, आपको कंडीशंस ध्यान में होना चाहिए, आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट। अब देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो कुछ इस तरीके से हम लोग मेंशन करते हैं, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। तो ये चीज़ ध्यान में रखना अगर आपको नहीं पता है तो। अब मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला जो कॉन्सेप्ट है, वहीं पे मैं इसको ईस्ट कह देता हूँ, इसको मैं वेस्ट कह दूंगा और इसको मैं नॉर्थ कह देता हूँ, और नीचे वाला मेरे पास साउथ हो जाएगा। अब देखो ये जो ओरिजिन है, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि इस गर्ल ने जो है चलना शुरू करा, तो कहता है 200 मीटर चली टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ को 200 मीटर चल गई, ठीक है, यहाँ पे जाके रुक गई। उसके बाद कहता है एंड देन लगा रहे, यानी इसके बाद क्या करा उसने, इसके जस्ट बाद उसने करा कि 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चलना शुरू कर दिया। अब नॉर्थ क्या होता है, ऊपर की डायरेक्शन को, यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर जाना शुरू कर देगी, ठीक है। कुछ हद तक चली, कितना चली, ये चली है आपका एक तो 200 मीटर यहाँ से शुरू करा और यहाँ पे 150 मीटर। उसके बाद हमसे कहता है द डिस्टेंस ऑफ गर्ल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज। इस गर्ल, ये गर्ल यहाँ पे पहुँच गई, इस गर्ल की यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी कितनी होगी ये बताओ। कह रहा है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया OAB, है नहीं। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, OA का स्क्वायर इज टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, बस सिंपल है, कर दो इसको। तो OA का स्क्वायर इज टू दिस का स्क्वायर 200 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 0 0 0 0 प्लस 150 का स्क्वायर 15 होता है 22500, तो कुछ इस तरीके का मिल रहा है। अब इसको सॉल्व करने पे 62500 आएगा, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, आप लोग इसको ऐड करोगे तो 62500 हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो OA का स्क्वायर है, OA इज अंडर रूट करेंगे, 625 होता है हमारे पास 25 का स्क्वायर, ठीक है, और पीछे से हम लोग क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 250 इंटू 250 करोगे तो आपको मिलेगा 62500, तो OA इज 250 मीटर आ गया, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो बस सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करेगा अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पता जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पहले तो मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन हमसे कहता है द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस इज। अब देखो हमारे पास ऑप्शन है तो हो सकता है हम लोग इसको डिस्कार्ड कर दें, यानी कि हमारे पास क्या हो, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व ही ना करें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है, वो बात भी सही है। बट मैं कह रहा हूँ कि रोम्बस, स्क्वायर या फिर पैरेललोग्राम, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है ना, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है एक बार ज़रूर नज़र मार के जाना पेपर में,
ठीक है। अब रोम्बस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको लिखनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर की तरह होता है, यानी कहने का मतलब ए बी ये सब कुछ बराबर होंगे, बस फ़र्क इतना होगा जो 90 डिग्री पे कट करता है स्क्वायर में वो नहीं होगा, इनके एंगल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो थोड़ा सा स्लाइड मैंने क्या कर दिया, इसको बना दिया, ठीक है। ये रोम्बस हो गया मेरे पास। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी डायगनल बाइसेक्ट, यानी कि जिसके जो डायगनल है वो बराबर हिस्सों में एक दूसरे को काट रहे होते हैं। कहने का मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि इसके दो डायगनल्स हैं, एक है 24 और एक है 32। तो इस हिसाब से यानी कि इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से 24 और 32 ये पूरी डायगनल की लेंथ है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये 24 है तो ये 12 में कट जाएगा, ये 32 है तो ये 16 और 16 में कट जाएगा, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है उसका ये मतलब है। दूसरा कहता है डायगनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, जो डायगनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। इसका मतलब अगर मैं ये वाला एंगल बनाऊँ, ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90, ये 90, ये 90, चारों के चारों 90 डिग्री के। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, काम लगने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ रोम्बस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, एक तो बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि अगर इसका बेस मालूम है, बेस मतलब ये एक भी मालूम है ना तो सभी मालूम है क्योंकि सारे के सारे बराबर होते हैं, ठीक है। तो बेस ये रहा, एल्टीट्यूड अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ वो क्या हो जाएगी मेरे पास, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट हो जाएगी। तो बेस इंटू एल्टीट्यूड एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा होता है हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, यानी कि अगर आपको डायगनल मालूम है तो उनका मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, वो उसका एरिया ला के दे देगा। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी कि हाइट फाइंड आउट करनी है। तो वो कहाँ से मिल सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से। यानी कि अगर मुझे एरिया पता चल जाए और बेस पता चल जाए तो मैं एल्टीट्यूड निकाल सकता हूँ। अब एरिया निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, तो देखो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2, डायगनल मुझे पता है तो पहले मैं वो निकाल देता हूँ, 24 इंटू कितना 32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 जा चल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 384। तो 384 हमारे पास यूनिट गिवन है सेंटीमीटर में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे मायने नहीं रखता आप लिखो ना लिखो, क्योंकि आप ये सब कुछ रफ वर्क करने वाले हो, हमें तो बस ऑप्शन टिक मारना है ना। तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया मेरे पास एरिया। अब एरिया निकालने के बाद देखो मुझे बेस अगर पता चल जाए ना तो मैं यहाँ पे एरिया रखूँगा, यहाँ पे बेस रखूँगा, एल्टीट्यूड मेरे हाथ में होगा। अब कैसे निकालोगे बेस, बेस निकालने के लिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है मैं इसको ओ कह देता हूँ, ट्रायंगल ए ओ बी को ध्यान से देखो, क्या ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पे बाय प्रॉपर्टी आ रहा है कि ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, कौन, ए बी। तो अगर मैं ट्रायंगल ए ओ बी की बात करूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 16 का होता है 256, इसको ऐड करोगे आपको मिलेगा 400 ए बी का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। तो ये रहा 20, तो ये रहा 20, ये भी रहा 20 और ये भी रहा 20, सारे के सारे 20 होते हैं, ठीक है, सारी साइड्स बराबर होती है। तो हो गया हमारे पास आंसर। देखो क्या आएगा, एरिया कितना है 384 है, इज इक्वल्स टू बेस कितना है 20 आया है अभी अभी, इनटू एल्टीट्यूड करोगे, ठीक है। तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 384/20, इसको डिवाइड करना आपको मिलेगा 19.2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगेन बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बच्चों को जनरली याद नहीं रहता, मैं मानता हूँ, ठीक है, मान के चल रहा हूँ नहीं होगा मोस्ट ऑफ द बच्चों को। तो लिख लो इसको अच्छी तरीके से और इस क्वेश्चन को लगा लो एक बार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफ़ी अच्छा है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कहता है 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड, फेयर कॉइन यानी कि वो पक्षपात नहीं करेंगे, फेवरिज्म नहीं करेंगे, हेड या फिर टेल आपको बराबर बराबर क्वांटिटी में मिलता रहेगा। तो हमारे पास 2 कॉइन है, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, अगर किन्हीं बच्चों को नहीं पता है, वैसे तो पता होना चाहिए, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंदी में ही, तब भी लिख लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो हमसे मांग रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ इस बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड देखने को मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि इस एक्सपेरिमेंट में, इसको एक्सपेरिमेंट बोला जाएगा, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। देखो जब आप एक कॉइन को 2 बार उछाल रहे हो, ठीक है, सॉरी 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड वंस, अगर आप 2 कॉइन को उछाल रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास, ये रहे आपके पास 2 कॉइन, ये रहे, है ना। आपने पहला कॉइन उछाला, मान लेता हूँ क्या आ गया, हेड आ गया। आपने दूसरा कॉइन उछाला, मान लेता हूँ अगेन आपके पास हेड आ गया, तो हेड कॉमा हेड, या फिर मैं कहूँ हेड हेड, ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा केस, आपने पहला कॉइन उछाला, आपको हेड मिल गया, या फिर अगर आपने दूसरा कॉइन उछाला, आपको इस बारी टेल मिल गया, तो ये भी देखने को मिल सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, पहला जो कॉइन उछाला था अब हेड ना मिलते हुए टेल मिल रहा है और दूसरे कॉइन पे हेड मिल रहा है,
और चौथा ये हो सकता है कि पहले कॉइन में उछाला टेल मिला और दूसरे कॉइन को उछाला उसमें भी टेल मिल गया। तो ये 4 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये निकाल दो। अब इसमें देखो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल यानी कि जो जो चीज़ें हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, ये 4, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। फेवरेबल क्या है हमारे लिए, फेवरेबल ये है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड और कम से कम 0 भी हो सकते हैं। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे फेवर में कौन कौन से लोग हैं जहाँ पे आपको एक भी हेड नहीं मिलेगा, और दूसरा जहाँ पे आपको एक हेड मिलेगा। तो एटमोस्ट की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब क्या है, एक भी चलेगा, और अगर 0 है यानी कि एक भी हेड नहीं आ रहा वो केस भी चलेगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कौन से लेंगे, एक तो ये वाला फेवरेबल में जाएगा, है ना, टेल टेल, इसमें क्या है, एक भी हेड नहीं है। दूसरा ये टेल हेड, इसमें क्या है, एक हेड है। तीसरा कौन सा, हेड टेल, इसमें कितने हेड है, एक हेड है। ये वाला हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कितने हेड हो जा रहे हैं, 2 हेड हो जा रहे हैं, बट वो तो कह रहा था एटमोस्ट 1 हेड होना चाहिए। तो मेरे पास फेवरेबल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, टोटल कितना है, 4 है, तो 3/4 हमारा यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी की सीरीज़ मैंने अभी नहीं डाली है, बट आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर अच्छे से कर लिया हुआ, आई होप, मैं मानता हूँ। तो अगर आपने वो अच्छे से करा तो इस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब आखिरी वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमसे कहता है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, if AM and PN are altitudes of triangle ABC and PQR respectively, then हमारे पास कुछ कंडीशन देता है। पहले तो मैं बता देता हूँ ABC और PQR मैंने यहाँ पे बना दिए, ये दोनों सिमिलर हैं। अब अगर ये सिमिलर हैं तो क्या क्या हो रहा होगा, पहले तो वो लिख लो। इनके सबके एंगल बराबर होंगे, है ना, इनके एंगल बराबर होंगे, और इनका जो प्रोपोर्शनल वाली बातें हैं वो भी हो रही होंगी, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वस टू AC अपॉन PR इज इक्वस टू BC अपॉन QR के, ये सब कुछ बराबर आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद वो हमसे कहता है एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो। एक को कह दो AM कर दिया, एक को कह दो PN कर दिया, ये हो गया मेरे पास एल्टीट्यूड। यानी कि ये जो टकरा रहे होंगे 90 डिग्री पे कट कर रहे होंगे। अब एल्टीट्यूड का ये मतलब नहीं होता कि BM इज इक्वस टू MC बोल दो। कुछ बच्चे समझते हैं कि एल्टीट्यूड का मतलब है कि बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं बोला है उसने, एल्टीट्यूड बोला। तो सिर्फ इतनी बात है कि ये जो AM है ये परपेंडिकुलर पड़ेगा BC पे, बस दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो इतना हो गया। और इससे क्या क्या चीज़ें कंक्लूजन आती है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्रोपोर्शनल आती है, एंगल्स बराबर होते हैं। अब देखो, अब हमसे कहता है रिस्पेक्टिवली एंड AB² अपॉन PQ²। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB² अपॉन PQ²। तो AB² अपॉन PQ² को कुछ ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं, है ना, तो सेम बातें होती हैं। इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 4/9 है, ठीक है। मैं अंडर रूट लगा रहा हूँ बोथ साइड, यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया। तो AB अपॉन PQ ऐसा क्यों करा जा रहा है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए। अभी आपको समझ में आएगा। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 2/3 हमें मिल गया। अब देखो, हमसे पूछता है AM अपॉन PN क्या होगा, AM अपॉन PN का रेशियो क्या होगा। ये तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई, हमारे पास तो AM अपॉन PN के लिए कुछ गिवन ही नहीं है, कुछ रिलेशन ही नहीं है। हमें तो बस बोला गया था कि परपेंडिकुलर खींचो। हमारे पास रिलेशन किसका था, इनकी साइड्स के लिए था, वो प्रोपोर्शनल आ रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें AMB और PNQ सिमिलर हैं या नहीं ये चेक करना है। ध्यान से देखना, AMB ये वाला ABM और PQN ये वाला सिमिलर है या नहीं है। अब देखो, हम लोग MCQs कर रहे हैं, ये सब कुछ हम रफ वर्क कर रहे होंगे, तो सब कुछ लाइन बाय लाइन, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABM PQM वी आर गोइंग टू प्रूव दिस, नहीं, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। आप बस इतना देखो क्या ये सिमिलर है या नहीं है। यानी कि साइड एंगल साइड या फिर एंगल एंगल ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या, देखो मिल रहा है। एंगल B और एंगल Q बराबर है ना, ये गिवन था, ये बराबर है क्योंकि ये पहले से सिमिलर थे, बड़े वाले ट्रायंगल। दूसरा, एंगल M और एंगल N क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि वो एल्टीट्यूड पड़े हुए हैं। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ABM और PQN सिमिलर आए या नहीं आए, बिल्कुल आए। इस बात को मैं भले ही लिख नहीं रहा हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सिमिलर नहीं है तो मैं इस चीज़ को ऐसा थोड़ी लिख सकता हूँ। देखो, इस चीज़ को अब मैं ऐसा लिखूंगा कि अगर ये सिमिलर है, जो कि है, ये आपको आ गए हैं सिमिलर ए क्राइटेरिया से, आप लोग नोट डाउन कर लेना। अगर ये सिमिलर है तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AM अपॉन PN नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू आखिरी वाला भी होगा, तीसरी साइड BM अपॉन QN, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो काम के नहीं है, वो हमें फाइंड आउट नहीं करना है। देखो, AB अपॉन PQ AM अपॉन PN के बराबर है, हमें ये निकालना था, है ना, AM अपॉन PN निकालना था। AB अपॉन PQ की वैल्यू कितनी आई है, 2/3 आई, यानी कि इसकी भी कितनी होगी, 2/3, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
पेन भी गिर गई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो इतना नोट डाउन करो, ये सारी कैलकुलेशन का हिस्सा है और अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही लगभग जितने भी है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नोट डाउन करो। इसको नोट डाउन करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमसे कहते हैं 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू, अगर 2 है तो बीटा कितना होगा। अब इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका हमें यूज़ करना है। कैसे करोगे, अब देखो थीटा लिखा है, थीटा का मतलब बस इतना है, यहाँ पे एंगल सेम होने वाला है। अब यहाँ पे बीटा है, वहाँ थीटा है, ये कंफ्यूज मत होना, एंगल का मतलब एंगल होता है, बस साइन और कॉस दोनों के पास सेम एंगल होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे पड़ा है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। क्या करोगे, देखो अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा गिवन है तो उसकी जगह पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा गिवन है, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ, ताकि सब कुछ कॉस के रिस्पेक्ट में आ जाए और उससे हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू कितना, 2। 2 से 2 गया, 0 हो गया वहाँ पे, है ना। माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो गया हमारे पास माइनस 3 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 0। 3 इधर जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अंडर रूट अगर मैं लगाऊंगा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखना, कॉस बीटा या फिर मैं कहूँ कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, कौन से एंगल पे कॉस 0 बन रहा होता है, 90 डिग्री पे बनता है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास 0 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री। कंपैरिजन करूंगा, बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो गया, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर क्वेश्चन आपने करे हुए हैं, एनसीईआरटी अच्छे से करिए, तो ये क्वेश्चन कोई भी नई बात नहीं है, आपके लिए आसान रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने नजर आ रहा है। हमसे कहता है प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पे ये रहा डेसिमल एक्सपेंशन। वो कह रहा है ये एक रेशनल नंबर है, ऑफ कोर्स है। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है बताया हुआ है, बहुत बार बताया है, एमसीक्यूज की सीरीज में भी बताया है। रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं, या तो उनमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा होगा, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीट हो रहा होगा, यानी कि बार वगैरह लगाया गया होगा। तो ये कौन सी कैटेगरी का है, पहला वाला, टर्मिनेटिंग है। इसका पॉइंट उड़ाऊंगा, नीचे कितना हो जाएगा, 1000 बन जाएगा, है ना। 3 0 नीचे लग जाएंगे, 1000 बन गया। वो हमसे कह रहा है कि इस रेशनल नंबर का, यानी कि जो 44.23 था डेसिमल एक्सपेंशन, इसका रेशनल नंबर जब बनाओगे क्या बनेगा, यही बनेगा। इसमें जो डिनोमिनेटर नजर आ रहा है उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। अब आप 1000 है, आपके पास इतना सा नॉलेज है कि 1000 के आप लोग फैक्टर्स निकालो, यानी एलसीएम वगैरह की जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है आप करोगे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 नजर आएंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, 2 और 5 नजर आएंगे, आप निकाल देख लेना। आप एलसीएम जैसे निकालते हैं इसके फैक्टर्स निकालना, 2 और 5 नजर आएंगे सिर्फ और सिर्फ। तो इसका मतलब 2,5, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आसान है, अगेन ये वाला थोड़ा सा टफ है, क्वेश्चन नंबर 9 टफ भी नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अगेन हम लोग क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है इसका। हमसे कहते हैं द लाइन x इज इक्वल्स टू ए एंड y इज इक्वल्स टू बी आर इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल जाएंगी, ओवरलैप जाएंगी, या फिर NOT लिखा है मैंने यहाँ पे, नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज ऑप्शन है। तो देखो x इज इक्वल्स टू ए की लाइन जाएगी कैसी, x इज इक्वल्स टू ए के लिए पहले मैं बना देता हूँ एक x इज इक्वल्स टू 2 लेता हूँ। मैं कोई एक पर्टिकुलर केस ले रहा हूँ, ये जनरल ले रहा है, मैं x इज इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ। अब देखो x इज इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया हुआ है जब हम शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे, वहाँ पे कहीं पे डिस्कस हुआ है। x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 का मतलब 2 ये रहा। x इज इक्वल्स टू 2 का पहली बात मतलब ये है कि y की वैल्यू कुछ भी हो जाए x हमेशा 2 रहेगा। इसको ऐसे समझा करना, y की वैल्यू कुछ भी हो जाए x हमेशा 2 रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ y अगर मैं 1 ले रहा हूँ, ये रहा 1, या फिर मैं कहता हूँ कि y 1 ले रहा हूँ तो मुझे 2 मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि y 1 है तो मुझे 2 मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि y अगर 0 है तब भी मुझे 2 मिलेगा। मैं कह रहा हूँ y अगर -1 है तब भी मुझे 2 मिलेगा। मैं कहता हूँ y इज इक्वल्स टू 1 है, सॉरी 1 ले लिया, y इज इक्वल्स टू 2 है तब भी मुझे 2 मिलने वाला है। अब देखो मुझे पॉइंट मिल क्या रहा है आखिरकार, मुझे पॉइंट यही तो मिल रहा है 2,0, है ना, x पहले आता है 2,0, 2,2, 2,1, 2,-1, यही तो पॉइंट मिल रहा है मुझे, और क्या मिल रहा है इसके अलावा। तो अगर मैं इसको ट्रेस करूं, यानी कि मैं लिखूं 2,0, 2,0 ये रहा, मैं लिखूं 2,1, 2,1 यानी कि ये रहा, 2,2 ये रहा, 2,3 ऐसे मिलते रहेगा, 2,-1 ये रहा, 2,-2 ये रहा। तो ये जो बनता है ना, ये स्ट्रेट लाइन बन रही होती है। x इज इक्वल्स टू 2 की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपने x इज इक्वल्स टू 2 लिखा है, मैं कहता हूँ x इज इक्वल्स टू a कर दो। a का मतलब a की वैल्यू कुछ भी हो जाए, आप x इज इक्वल्स टू -2 बोल दो, x इज इक्वल्स टू 3 बोल दो, x इज इक्वल्स टू 4 बोल दो। बस इंपॉर्टेंट ये है जब भी आपके पास x इज इक्वल्स टू a बोला जाएगा,
वो लाइन कैसी बनाएगा, हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो अगर आपको नहीं पता तो ये लाइन बनने वाली है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू बी गिवन है, b का मतलब वही 2 ले लो, -2 ले लो, कुछ भी ले लो, इसका भी वही मतलब है जो इसका था, यानी कि आप x की वैल्यू कुछ भी लेता रहो, y की वैल्यू हमेशा b रहेगी। कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिया है कोई y इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन लिए, मैं कहता हूँ x आप 0 ले लो, आप x इज इक्वल्स टू -1 ले लो, आप x इज इक्वल्स टू 1 ले लो, तो आपके पास पॉइंट मिला क्या, आपके पास पहले तो मिला 0,2, 0,2 मान लेता हूँ ये रहा, फिर आपको मिला है 1,2, 1,2 मान लेता हूँ यहाँ कहीं पे है, फिर आपको मिला है -1,2 मान लेता हूँ यहाँ कहीं पे, तो ये भी क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। और y इज इक्वल्स टू बी की जो लाइन है वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस रहेगी, सही है। तो इसका मतलब अब ये जो एग्जाम्पल था, एक x इज इक्वल्स टू 2 का था, एक y इज इक्वल्स टू 2 का था, मैंने इसकी लाइन बनाई, कैसी बन रही है, इंटरसेक्टिंग बन रही है। यही सेम काम हर एक लाइन के लिए होगा, चाहे आप x इज इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू ले लो, तो x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b, पैरेलल टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस रहने वाले हैं, यानी कि ये हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, अगेन इन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है। इनका यूज़ भले ही एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, बट इनके जैसे पक्का देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन करो। और सबसे पहले अब आपके लिए कंपलसरी हो गया कि सैम्पल पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतना लिखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके सामने नजर आ रहा है, आखिरी है इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं, अभी आखिरी है। इसमें हमसे कहता है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए पॉइंट मेरे पास गिवन है, जगह नहीं बची, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉइंट ए मेरे पास है कितना, 0 नहीं -5,6 है। इस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी निकालनी है, बस डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। ये है मेरे पास ये पॉइंट और ओरिजिन का क्या होता है 0,0 होता है, इसको मैं बी कह देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, दिस माइनस दिस और इसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर, फार्मूला याद नहीं है तो याद कर लो, 6 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने करवा दी है तो देख लेना उसे। तो -5 का स्क्वायर कितना 25 + 6 का स्क्वायर कितना 36, को ऐड करोगे √61 आपको मिलेगा। नहीं, मैंने तो क्वेश्चन कुछ और ही बोल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास यही है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -5,6 फ्रॉम ओरिजिन इज, मैंने यहाँ पे ऑप्शन कुछ और लिख दिए हैं, मैं इनको हटा रहा हूँ। तो आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे देख लेना जो जो ऑप्शन गिवन है उसमें से एक ऑप्शन √61 है, जो कि है आखिरी वाला ऑप्शन। तो ये हमारे पास करेक्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, मैंने गलत लिखा हुआ था ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास √61 हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको तब तक आप लोग नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है इफ a² इज इक्वल्स टू 23/25, यहाँ पे लिख रहा हूँ a² इज इक्वल्स टू 23/25। तो हमें बताना है जो a है उसकी वैल्यू क्या होगी, रेशनल है, इरेशनल है, क्या है, होल नंबर है, इंटीजर है। तो सबसे पहले हम लोग अंडर रूट लगा लेते हैं यहाँ पे। तो √a² कितना हो जाएगा a, ठीक है, हमें a मिल रहा है, इज इक्वल्स टू, यहाँ अंडर रूट लगाऊंगा तो √23 कितना होता है उतना ही रहेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 25 का परफेक्ट मिलता है जो कि बन जाएगा 5। अब देखो ये a इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, √23 लगा हुआ है ना, अंडर रूट अगर कहीं पे दिख रहा है इसका मतलब वो ऑफकोर्स क्या होने वाला है, एक इरेशनल नंबर होने वाला है। हमने देखा हुआ है √2 √3 ये सब क्या होता है, इनके अगर डेसिमल निकाले जाते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ रहे होते हैं। तो जब आप √23 करोगे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म हो रहा होगा ना रिपीट कर रहा होगा, तो 5 से डिवाइड करोगे अगेन ऐसा ही कुछ नंबर मिलेगा जो ना खत्म होगा ना रिपीट कर रहा होगा। तो यानी कि ये आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने है, LCM HCF से रिलेटेड है, इस फॉर्मूला से रिलेटेड है स्पेशली, जो कि आपको पता है अगर मेरे पास कोई दो नंबर है A और B, उनका प्रोडक्ट करा जाए वो बराबर किसके आएगा, उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड यहाँ पे इसने कहा x और 18, a यानी x, b यानी 18, ये दो नंबर है, इनका LCM और HCF गिवन है, क्या है 36 और 2 गिवन है, यानी कि मुझे यहाँ पे 36 × 2 लिखना है, इज इक्वल्स टू वो जो दो नंबर हैं उनमें एक नंबर इसने x बोल दिया है और एक नंबर 18 बोला है। तो इसने बोला है जो x है वो क्या होगा बताओ, तो सिंपल है, 18 कितना का जाएगा 2 चले जाएगा, 36 2 × 2 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गया। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन है,
यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे अगेन हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका रिवाइज हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखना। हमसे कहता है एक ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल्ड है बी पे, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया ABC 90 डिग्री बी पे है। इफ tan a = √3 कहता है तो हमें cos a cos c माइनस sin a sin c की वैल्यू निकालें। ये AC या फिर आपको A नज़र आ रहा है, ये एंगल की बातें हो रही है ना। अगर ये tan a कह रहा है यानी कि ये इस वाले एंगल को कंसिडर कर रहा है। अगर इस एंगल को कंसिडर कर रहा है, √3/1 कर देता हूँ इसे, तो tan की रेशियो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो ये जो √3 है ये परपेंडिकुलर है और ये जो b है ये कितना है, 1 है। अब इस ट्रायंगल पे नज़र डालो, ये वाला हमें कंसिडर करना है, तो ये मेरे पास बेस बन जाएगा, है ना, ये बेस बन जाएगा। तो बेस की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाला, मतलब 90 डिग्री ये वाला है। तो P कितना होगा मेरे पास, √3, और 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3, तो ये हो जाएगा 4। तो AC इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मुझे, 4 मिल जाएगा, सॉरी 2 मिल जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये मेरे पास पूरा कंप्लीट काम हमने पूरा कर दिया। अब देखो, अब एक एक करके काम करना शुरू करते हैं। देखो पहले cos A निकाल लेते हैं, cos A, और मुझे sin A की भी ज़रूरत पड़ने वाली, तो sin A भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये रहा cos A, ये रहा sin A, यानी कि ये वाला एंगल मुझे अभी फिलहाल कंसिडर करना है। तो बेस ये रहेगा, परपेंडिकुलर ये रहेगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहा B यानी बेस, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बहुत ध्यान से करना है मैं। cos A कितना होता है, B/H, ठीक है, B/H होता है हमारे पास, ये है ना, पाकिस्तान भिखारी पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैं इसी तरीके से याद रखता हूँ और ऐसा मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है। तो अगर आप जिस भी तरीके से याद रखते हो आपको बस ये याद होना चाहिए, दैट्स इट। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना आया है 2 आया। साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है √3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है, दैट्स इट। कॉस ए साइन ए निकल गया। अब कॉस सी और साइन सी चाहिए। अब देखो कॉस सी कैसे निकलेगा, यानी कि हमें अब ये वाला एंगल कंसीडर नहीं करना है, ये वाला करना है। तो अगर ये वाला कंसीडर करना है तो मेरे पास बेस परपेंडिकुलर सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये चीज़ सीखी हमने, जहाँ जिस साइड में 90 डिग्री और जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं वो बेस बन जाता है हमेशा, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पे फिक्स रहता है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो कॉस सी कितना होता है, कॉस सी अगेन वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है, अब बेस है √3, हाइपोटेन्यूज कौन है 2 है। साइन सी में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन है अब 1 है, हाइपोटेन्यूज वही रही अपने पास 1/2, वैल्यूज रख दो इनकी। कॉस ए ये रहा, कॉस सी ये रहा, यानी कि 1/2 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया डायरेक्ट, माइनस साइन ए साइन सी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा अगेन अंडर √3/4। इतनी मेहनत करिए, आंसर आ रहा है 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं आंसर, हमारे पास 0 भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अगेन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमसे कहता है एक ट्रायंगल है ABC और उनके जो एंगल्स हैं उनका रेशियो कुछ ऐसा है 1:1:2 रेशियो में गिवन है, एंगल को डिवाइड वगैरह करा है तीनों को, ठीक है। हमसे कहता है जो एंगल C है वो सबसे बड़ा है इनमें, यानी कि जो एंगल होगा वो ये वाला रहा होगा, क्योंकि 2 सबसे बड़ा आ रहा है, तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। तो ये वाला जो है ये एंगल C का काम कर रहा होगा, ये वाला A का कर रहा होगा, ये वाला B का कर रहा होगा। मैंने अभी एंगल्स यानी कि डायग्राम नहीं बनाया है, अभी बनाऊंगा थोड़ी देर में जब मेरे पास एंगल्स हाथ में आ जाएंगे। तो इसके बाद हमसे कहता है ये वैल्यू फाइंड आउट करके दो, कुछ यहाँ पे गिवन है सेक कोसेक वगैरह, ठीक है। करना शुरू करते हैं। कैसे करोगे, आपको एंगल क्या है वो पता नहीं है, रेशियो मालूम है। तो हमने एक चीज़ सीखी है, जो रेशियोज होते हैं उनको 1x और 1x ले लिया करो, क्योंकि x जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करके वो पर्टिकुलर एंगल्स हमें मिल रहे होंगे। अब इनको आप लोग ऐड कर लो, 1x + 2x इज टू, ये है एंगल्स, इनका सम कितना आता है 180 डिग्री के बराबर आता है। तो यानी x + 2x, तो 2 3 4 ये हो जाएगा 4x इज टू 180 डिग्री। तो x इज 180/4 अगर करोगे, 4 4 जा 16, 45 डिग्री आ। इसका मतलब जो पहला एंगल होगा, एंगल A की बात करूं वो होगा 45 डिग्री, जो एंगल B होगा वो भी क्या होगा 45 डिग्री, दोनों बराबर है, किसी को कुछ भी नाम दे दो और कुछ भी एंगल दे दो। उसके बाद जो एंगल C है वो इंपॉर्टेंट है, वो कितना आएगा 90 डिग्री, 2x है ना, x की वैल्यू 45 है, 45 2 90। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो कुछ ऐसा बनेगा। मैं इसको कह देता हूँ A, इसको कह देता हूँ B और इसको C। ये है 90 डिग्री का, ठीक है, राइट एंगल्ड है, इस वजह से इन सब की बात कर पा रहा है।
अब देखो हमारे पास एंगल्स वगैरह सब कुछ पता चल गया, हमें sec a अपॉन कोसेक b माइनस tan a अपॉन cot b की जो वैल्यू है वो फाइंड करके देनी है। अब इनके एंगल्स जो हैं वो रख दो, ये रहा मेरे पास 45, ये रहा मेरे पास 45। अब sec a यानी कि ये रहा 45 डिग्री है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45 डिग्री और यहाँ पे भी 45 डिग्री। तो 45 सीधे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, रेशियो वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें अब की बार, क्योंकि हमें साइड्स नहीं गिवन है, एंगल्स गिवन है। तो देखो sec 45 डिग्री अपॉन कोसेक बी कितना है 45 डिग्री है, माइनस tan a 45 डिग्री अपॉन cot b यानी कि 45 डिग्री। मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एंगल्स वगैरह। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वैल्यूज़, 0 डिग्री, साइन 0, 30, 45, 60, ये सब कुछ क्या होता है इसको बताने का मैंने तरीका याद करवाया। 0 डिग्री 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1, 3/4, 1/2, 1/4, 0। बस उल्टा चलाना है आपको, 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1, इस चीज़ को याद रखो। इसके बाद इसको उल्टा चलाओ और इन सब के अंडर रूट आपको रखना है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 30 डिग्री को, ये 45, ये 60 डिग्री को और ये 90 डिग्री को, जो हमने टेबल पढ़ी हुई है। अभी देखो वैल्यूज़ कैसे आएंगे, आपको वो टेबल रखना, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। अपनी एनसीईआरटी में वो टेबल ओपन कर रहा हूँ, मैं एक एक करके वैल्यूज़ देखता हूँ। देखो sec 45 चाहिए, sec 45 किसका होता है, cos 45 का उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मेरे पास cos 45 मालूम है, ये रहा मेरे पास साइन के लिए, ये रहा मेरे पास cos के लिए। cos 45 कितना आएगा, 1/√2, इनके अंडर रूट रखने होते हैं, इतनी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 1/√2। तो sec कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल यानी कि √2 अपॉन कोसेक 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो कोसेक 45 इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/√2 का √2 माइनस tan 45 कितना होता है, ये रहा साइन अपॉन कॉस, तो कैंसिल करके 1 आ जाता है। और इतनी चीज़ तो याद ही रहती है, tan 45 1 होता है, ये बहुत ही आसान सी वैल्यू है, तो इतना याद रहता है बच्चों को। अपॉन cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल यानी वो भी 1, कैंसिल हुआ, ये मिला 1 और ये भी कैंसिल हुआ, 1 - 1, अगेन इतनी मेहनत करी, 0 आंसर निकल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको किए बिना आप लोग नहीं जा सकते पेपर में, अच्छे से कर लेना इन्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमसे कहता है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर। एक मेरे पास सर्कुलर व्हील है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसकी रेडियस है 0.7 मीटर, ठीक है। हमसे कहता है इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 सेंटीमीटर, हमें ये बताना है कि ये व्हील कितने रिवॉल्यूशन ले रहा होगा, जिसकी की रेडियस 0.7 है और डिस्टेंस इसने कवर करनी है 176 सेंटीमीटर। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, देखना एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना, n का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इनटू 2πr। 2πr का मतलब उसका सरकमफ्रेंस कितना है, सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस, यानी कि अगर मैं ये सर्कल खींचता हूँ, ये जो वायर है एक तरीके से अगर मैं इसको कट करूँ, इसकी लेंथ कितनी है वो मुझे 2πr ला के देता है। n इंटू 2πr करूँ तो ये मुझे दे देगा डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है ना। सिंपल सा लॉजिक है कि उस 2πr ने यानी कि उस लेंथ ने कितने रिवॉल्यूशंस लिए, जितने भी लिए मल्टीप्लाई करो उसको डिस्टेंस से, उसको n से मल्टीप्लाई करो, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से जितने भी वो ले रहा है, तो वो मुझे डिस्टेंस ला के दे देगा। अब यहाँ पे n कितना है वो मुझे नहीं पता, 2 इंटू पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना है 0.7 गिवन है, 0.7 गिवन है, ठीक है, हाँ 0.7 गिवन है। तो 0.7 को 7/10 लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 176, 7 से 7 गया, n इज इक्वल्स टू ये सब कुछ उधर जाएगा, यानी कि 176 इंटू 10, 2 इंटू 22 इधर आ गया, 2 इंटू 22, ये हो गया 2 5 जा 2 11 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 88, 11 8 जा 8 5 जा कितना 40। तो n की वैल्यू आ गई 40। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको कभी डाउट हो या फिर आपका आंसर गलत आ रहा है, तो पहली बात तो पॉइंट में कभी आंसर नहीं निकलने वाला, ठीक है। और अगर आपको डाउट है तो एक काम कर लेना, इस 40 को यहाँ रख के इससे मल्टीप्लाई कर लेना, आपको 176 ज़रूर मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। फॉर्मूला भी नहीं कहूँगा, बस सिंपल सा लॉजिक है जो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर अभी तक का ध्यान में नहीं था, मैंने बता दिया है, तो अब आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखना। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी आसान है, यहाँ पे काफ़ी कैलकुलेशन हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन करो कंप्लीट कैलकुलेशन को। n इज इक्वल्स टू हमारे पास 40 आ रहा है। अब इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है ट्रायंगल ए बी सी इस तरीके से है कि ए बी 3 है, ठीक है, बी सी 2 है और ए सी हमारे पास 2.5 है, ठीक हो गया। अब कहता है ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है, सही हो गया। ई एफ इजिकल्स टू कितना है मेरे पास 4 है, ये भी मान लिया। हमसे पूछता है पेरीमीटर बताओ डी ई एफ का। पेरीमीटर के लिए मुझे ये और ये साइड पता होनी चाहिए, सम करूंगा वो मेरे पास पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, भले ही स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या फिर ट्रायंगल हो। तो अब देखो क्या करोगे, ये सिमिलर है यानी कि इनकी जो साइड्स है प्रोपोर्शनल है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 करके ही तो मिला होगा। 3 2 ज़ा करूँगा 6 मिलेगा, 2.5 इंटू 2 करूँगा 5 मिलेगा, हो गया खत्म कहानी। क्या 6 + 4 + 5 कितना होता है 15। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आसान होंगे कुछ टफ होंगे, इतना चलता है। तो इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, कहता है इन फिगर इफ डी ई पैरेलल टू बी सी। ये मेरे पास एक फिगर है बना दी ए बी सी, जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के। ये फिगर आपको गिवन रहेगी। ए डी 3 है कहता है, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये डी रहा। और बी डी हमारे पास 4 गिवन है। बी सी इज इक्वल टू 14 कहता है, हमसे फाइंड करो कहता है कि डी ई कितना होगा। अब देखो ये जो बीपीटी है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मैंने बताया हुआ है ट्रायंगल्स के जब एमसीक्यूज करवाए हैं तो 3 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है बीपीटी में। क्या है पहली बात कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, अगर ये हमसे ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू आएगा ए ई अपॉन ई सी के बराबर, ठीक है। एक तो ये रेशियो मिलता है। दूसरा रेशियो क्या है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा रेशियो कहता है अगर ये चीज़ हो रही है यानी कि डी ई पैरेलल बी सी के, तो ये भी हो रहा होगा कि ए डी अपॉन क्या करूँ ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू, यानी कि ये और ये और ये और ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो रहेंगे, बराबर आ रहेंगे, यानी कि इनके रेशियोज हमारे पास बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है ए डी अपॉन डी बी। ए डी अपॉन डी बी कितना आ रहा है हमारे पास, अगर मैं ए डी करूँ कितना है 3 है अपॉन, और ए बी करूँ ए बी कितना है 4 + 3 7 इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। मुझे नहीं पता बट स्टिल वो इसी के बराबर होगा। तो यानी ए ई अपॉन ए सी अगर मैं देख रहा हूँ तो वो 3/7 का रेशियो बना रहा होगा, यानी कि ये भी 3 होगा और ये भी मेरे पास 4 होगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है एक ट्रायंगल, कौन सा ए डी ई, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा ए बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रायंगल भी हमारे पास सिमिलर होंगे, और अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, मैं कह सकता हूँ ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू, हम कहेंगे कितना डी ई अपॉन में कितना बी सी। और इनकी वैल्यूज़ कितनी आ रही है 3/7 आ रही है। तो इज इक्वल्स टू डी ई तो मुझे फाइंड आउट करना है, बी सी कितना है 14 है। इस 14 को इधर ले जाऊंगा, 3/7 इंटू 14 7 2 ज़ा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि डी ई कितना आ रहा है मेरे पास 6 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। अब देखो एक कन्फ्यूजन जो यहाँ पे बच्चों को होगा कि मैंने यहाँ पे ये लिखा ए डी अपॉन ए बी दिस, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जो ट्रायंगल ए डी ई है वो सिमिलर है अपना ट्रायंगल ए बी सी के, है ना, छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर है। अब ये आ कैसे रहा है, ये आ रहा है डबल ए क्राइटेरिया से। ध्यान से देखना, एंगल ए जो है वो दोनों में मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं तो हमें ये जस्ट एक रफ वर्क की तरह लेना है, बट कॉन्सेप्ट जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो ए बी सी और ए डी ई में एंगल ए कॉमन है। दूसरा देखो उसने बोला है ना डी ई बी सी के पैरेलल है, और एक चीज़ हमने पढ़ी है अगर कोई 2 पैरेलल लाइंस है उसमें ट्रांसवर्सल है, ये मान लेता हूँ ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे हमारे पास बराबर होंगे, है ना। अल्टरनेट एंगल्स करके हम लोग क्या करते हैं इसको, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स करके हम लोग इसको याद रखते हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 पैरेलल लाइंस हैं तो उनमें बनने वाले जो एंगल्स होंगे करस्पॉन्डिंग वाले वो भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे, फिर ये पूरा काम करा जाएगा और आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो जिन बच्चों को इसमें डाउट था मैंने क्लियर करवा दिया। अब देखो ये वाला अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है इफ़ 4 10 बीटा इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे मैंने लिखा है और हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देनी है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये चीज़ हटाने वाला हूँ क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कर लेना इसे अच्छे से, डबल ए क्राइटेरिया से हमारे पास सिमिलर आ रहा है और आंसर हमारे पास 6 मिल रहा है। तो अब देखो ये कैसे होगा, 10 बीटा इज इक्वल्स टू, क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ 3/4।
अब देखो यहाँ पे बच्चे दो काम करेंगे, क्या करेंगे, एक तो वो ये कर सकते हैं कि tan बीटा इज इक्वल टू 3/4 है, एक ट्रायंगल बनाओगे 3/4 मेंशन करोगे, फिर यहाँ से हमें एक sin बीटा cos बीटा जितनी भी वैल्यूज चाहिए ला के रखोगे, फिर सॉल्व करोगे, बट बहुत टाइम जाएगा, ऐसे नहीं करना। और यही एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री वाला करवाया वहाँ पे एमसीक्यूज करवाया, यही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ पे बताया हुआ भी है। तो अगेन बता रहा हूँ, वीडियोस देख लेना सारी की सारी जितने भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने करे हुए हैं ऑलरेडी। तो देखो क्या करोगे आप, यहाँ से ना साइन बीटा दिख रहा है, कॉस बीटा दिख रहा है, कॉस बीटा बाहर निकाल लो। अगर मैं कॉस बीटा बाहर ले रहा हूँ तो देखो अंदर क्या कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ये 4 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3। अब देखो कॉस बीटा को दोबारा मल्टीप्लाई करो, कॉस से कॉस चले जाएगा, यहाँ जाके माइनस का 3, तो यानी कि ये पार्ट दोबारा से यही बना देगा, तो यानी कि हम लोग सही ले रहे हैं। यहाँ से अगर मैं कॉस बीटा बाहर लेता हूँ, कॉस बीटा यहाँ से भी बाहर लिया, तो यहाँ पे भी बनाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस का कितना 3, इससे ये गया, ये दोनों क्या बनाने वाले हैं 10 बनाने वाले हैं, यानी कि 4 10 बीटा माइनस का 3 अपॉन 4 10 बीटा प्लस का कितना 3। 10 बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखिए 3/4, अगर 3/4 यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा, 4 से 4 गया, 3 - 3 ऊपर कितना हो जाएगा 0 अपॉन 3 + 3 कितना होगा 6, आंसर कितना मिलेगा अगेन 0। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y = 2, यहाँ पे लिख लेता हूँ -5x + 7y = 2। द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है ये इक्वेशन डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है, डिपेंड कर रही है दूसरी इक्वेशन पे जो इन चार में से एक होने वाली है। अब हमें ये बताना है कि वो कौन होगी। अब देखो डिपेंडेंट का मतलब ये होता है ना कि जो दूसरी इक्वेशन ये चारों में से आ रही है वो इसी को कुछ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिल रही है। देखो मुझे 10 14 और 4 नज़र आ रहा है, तो वो कैसे मिल रहा होगा, आप सिंपल सा लॉजिक है, आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, करो इसको, 10 मिलेगा, 14 मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इनमें से कुछ मिलने के चांसेस है। अगर मैं 2 से करता हूँ तो देखो -10x + 14y = 2 2 4 मिल रहा है। क्या किसी से मैच हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखना ऑप्शन ए नहीं हो रहा है ना, माइनस चाहिए। चलो माइनस यहाँ पे मिल रहा है -10x, बट यहाँ पे -14 है, यहाँ पे तो प्लस मिल रहा है। यहाँ पे -10x मिल रहा है, +14y भी मिल रहा है, बट ये +4 हो गया, यानी उधर ये क्या पड़ा था -4 में पड़ा था, बट यहाँ पे तो ये प्लस का 4 आ रहा है, तो यानी ये भी चीज़ नहीं हो सकती। तो ऑप्शन जो ये वाला है ये आखिरी होगा। बट हम लोग यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो -2 से करोगे, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, माइनस का 14y हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 2 से कितना 4। लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे मैंने मल्टीप्लाई करा है, ऐसे होता नहीं है एक्चुअली में, तो कुछ ऐसा है कि मैंने इससे भी करा और इससे भी करा, तो ऐसा मिल रहा है। तो देखो 10x - 14y = -4 किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन डी से ही तो मैच हो रहा है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन ओरिजिनल हमें गिवन थी ये डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, यानी इस पे डिपेंड कर रही है। कैसे कर रही है, -2 की वजह से, यानी कि -2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा। अगर 2 से करूंगा तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है कोई भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को रफ आइडिया लगाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड करना है, हमारा ऑप्शन निकल जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। आखिरी क्वेश्चन कहता है A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that it is a letter of word mathematics? अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसानी है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आसान है, बट कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। देखो पहली लाइन का मतलब क्या है, हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से लेटर चूज़ करने हैं। तो हमारे पास सबसे पहली बात जो टोटल आउटकम्स कहने वाली बात होती है ना, फेवरेबल अपॉन टोटल कर रहे होते तो टोटल कितना है 26 है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने होते हैं 26 होते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो आपको ध्यान में रखना है 26 लेना है, ये हमारे पास टोटल है। ठीक है, इसके बाद हमसे कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इस बात की बताओ कि जो भी आप लेटर इन 26 में से निकालोगे या फिर चूज़ करोगे वो मैथमेटिक्स वर्ड में जो जो लेटर्स देखने को मिल रहे हैं उनमें से एक होगा। कहने का मतलब मैथमेटिक्स में से मुझे कितने लेटर्स देखने को मिलते हैं, ये सारे मिलते हैं। अब देखो वो रिपीट हो रहे हैं वो अलग बात है, हमें तो बस लेटर काउंट करना है। तो लेटर कौन कौन है, ये सब है, MATHEICS काउंट करने जाओगे टोटल हैं 8, तो वो ये चाह रहा है हमसे। इन 26 लेटर में से अगर मैं कोई लेटर चूज़ कर रहा हूँ तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो इनमें से एक होगा। MATHEICS इनमें से एक होगा। ये मैं कहाँ से लाया हूँ, इस मैथमेटिक्स के पूरे वर्ड में से ये लेटर्स में छाट के लाया हूँ। ठीक है, रिपीट वाले नहीं करने होते बार बार। तो मेरे पास फेवरेबल कितना है 8, टोटल कितना है 26, 2 4 = 2 13, 4/13 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन आसान है, बट आप लोग पहली बार इस तरीके का क्वेश्चन कर रहे होगे, प्रोबेबिलिटी में भी नहीं करा होगा आपने एनसीईआरटी में, है ना। तो इसको नोट डाउन बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। तो इतनी चीज़ों को नोट डाउन करो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होती है। सेक्शन ए अभी फ़िलहाल इस वीडियो में डिस्कस करा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो सेक्शन ए इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी डिस्कस कर रहे होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इन सभी को तैयार कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।